हमारा चैप्टर 2 रहेगा टिश्यू के ऊपर। आज हम लोग टिश्यू पढ़ेंगे। हमने चैप्टर 1 जो है, स्टार्टिंग का चैप्टर 1 जो है, हमने सेल कंप्लीट कर दिया है। सेल हमने कंप्लीट कर दिया, फाइन। आज हम लोग चैप्टर 2 की तरफ बढ़ेंगे। उसमें टिश्यू। अब टिश्यू क्या होता है? नॉर्मली सेल सबसे छोटी चीज होती है। अब ग्रुप ऑफ सेल, अगर ग्रुप ऑफ सेल कंबाइंड हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं? टिश्यू। क्या बनाते हैं? टिश्यू। एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू अगर कंबाइंड हो जाए तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन अगर ये कंबाइंड हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ये बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो हम लोगों ने सेल डिस्कस कर लिया है, अब टिश्यू हम लोग आज पढ़ेंगे। सो टिश्यू मैंने जैसे बताया, ग्रुप ऑफ सेल कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू, दैट इज नोन एज टिश्यूज। ठीक है। अब एक वर्ड आता है कि सर, स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू की स्टडी को, स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू की स्टडी को हम लोग कहते हैं हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। ठीक है। टिश्यू के ऊपर जब भी पढ़ाई करते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। सो स्टार्टिंग विथ हम लोग इस चैप्टर में हम लोग कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लांट टिश्यू के ऊपर। पहले प्लांट टिश्यू हमको पढ़ना है, देन हमको पढ़ना है एनिमल टिश्यू, देन हमको पढ़ना है एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे हम लोग। फिर हम लोग उसके बाद मूव करेंगे हम लोग मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। और देन उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के बाद हमको डिटेल में एक टिश्यू और डिटेल में इसी में पढ़ना पड़ेगा, ब्लड को, ब्लड को पढ़ना है हमको। ठीक है। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो जाने के बाद देन हम लोग मूव करने वाले हैं अपना नर्वस टिश्यू। कौन सा टिश्यू? नर्वस टिश्यू। फाइन। ये हमारा ऑर्डर ऑफ आज के टास्क रहेंगे, ये ऑर्डर से हम लोग मूव करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग विद प्लांट टिश्यू। तो आ जाओ, सबसे पहले हेडिंग डालो प्लांट टिश्यू। कौन सा? एक सेकेंड। हाँ जी, प्लांट टिश्यू। फाइन। ओके, तो यहीं पे हेडिंग डालो मैं प्लांट टिश्यू, राइट। ये है यहाँ पे प्लांट, प्लांट टिश्यू। फाइन। ओके। प्लांट टिश्यू डिवाइड होता है, सबसे पहला आता है मेरिस्टेमेटिक। क्या आता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फिर आता है परमानेंट टिश्यू। क्या? परमानेंट टिश्यू। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ओके, ये हमारा बेसिक क्लासिफिकेशन। अगर हम लोग डिस्कस करें देन, तो पर मेरिस्टेमेटिक फिर से डिवीजन में आता है और इसके तीन और डिवीजन हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? तीन और डिवीजन हो जाते हैं। तो पहला डिवीजन होता है मेरिस्टेमेटिक का, उसको कहते हैं हम लोग एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम। देन नेक्स्ट है लेटरल मेरिस्टम। कौन सा? लेटरल मेरिस्टम। अभी इसकी प्रॉपर्टीज बता दूंगा। एंड नेक्स्ट इज इंटरकैलरी मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। ओके। अब परमानेंट टिश्यू में भी हमारे पास दो टाइप के और होते हैं। एक होता है सिंपल परमानेंट, एक होता है सिंपल परमानेंट, और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। कैसा परमानेंट? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ठीक है। अब सिंपल परमानेंट हमारे पास होते हैं अगेन तीन टाइप। इसमें भी हमारे पास तीन टाइप होते हैं। पहला होता है पैरेन्काइमा, नेक्स्ट हमारे पास होता है कॉलनकाइमा, नेक्स्ट होता है हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा।
ठीक है, ये हमारे पास तीन टाइप होते हैं। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट के भी हमारे पास दो टाइप होते हैं फर्दर। एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। ठीक है, ये दो टाइप है। एंड कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है हमारे पास, इसमें हमारे पास आपको एक ही पढ़ना है, वैसे तो एपिडर्मिस भी होता है, लेकिन आपको लिख लो लिखने के लिए स्टोमेटा। और एक होता है, अगेन ऐसे करके बना लेना, एपिडर्मिस। ठीक है, हमको इसको डिटेल में पढ़ना है। ये एक लेयरिंग होती है, प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है, बता दूंगा इसके बारे में भी। स्टोमेटा हम लोग इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में लाइफ प्रोसेस में इसका आपको फंक्शन बता दूंगा। अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसके बारे में बता दिया जाएगा। स्टार्टिंग विद, अब बात कर लेते हैं सर इन सब की प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, देखो, जो पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसका काम है, इसका काम है, ये पहली बात तो कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग टिश्यू है। कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग टिश्यू है, ये कंटिन्यूअसली डिवाइड होता रहता है, मतलब लगातार डिवाइड होता रहता है, जिसकी वजह से ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ग्रोथ ऑफ द सेल, फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल। इसके यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स मेरिस्टेमेटिक के, पहला, इसके पास होता है डेंस साइटोप्लाज्म। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो काफी डेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ वैक्यूल, इसके पास वैक्यूल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, इसके पास सेल वॉल होता है थिन सेल वॉल, पतला होता है इसका सेल वॉल, कैसा होता है, थिन सेल वॉल। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, काफी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, थिन सेल वॉल, डेंस साइटोप्लाज्म, एब्सेंस ऑफ वैक्यूल। अब इसके बारे में बात करते हैं एपिकल मेरिस्टम में। एपिकल मेरिस्टम का पहली बात तो प्रेजेंट कहाँ रहता है सर, इट इज प्रेजेंट एट, ये प्रेजेंट होता है एट टिप ऑफ रूट एंड शूट। कहाँ पे प्रेजेंट होता है सर, टिप ऑफ, जो प्लांट का रूट है उसके टिप पे, एज वेल एज प्लांट का जो शूट है, ऊपर वाला हिस्से को कहते हैं शूट, उसके टिप पे प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टम। तो जितनी भी प्लांट की ग्रोथ होती है ऊपर से और नीचे से, वो किसकी वजह से होती है, इस एपिकल मेरिस्टम की वजह से। अब नेक्स्ट है लेटरल मेरिस्टम, इसका एक दूसरा नाम भी है कैम्बियम, इसको हम लोग कैम्बियम भी कहते हैं। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सो प्रेजेंट एट, ये प्रेजेंट होता है गर्थ ऑफ द स्टेम, गर्थ ऑफ द स्टेम, जो प्लांट का मोटा वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं गर्थ, वहां पे भी प्रेजेंट होता है लिटिल मेरिस्टम, वहां की ग्रोथ लिटिल मेरिस्टम करता है। इंटर कैलरी कहाँ प्रेजेंट होता है, इंटर कैलरी का लिख लो, प्रेजेंट एट इंटरनोड्स ऑफ लीव्स, इंटरनोड्स ऑफ लीव्स पे, इंटरनोड्स, लीव्स के इंटरनोड्स पे प्रेजेंट होता है इंटर कैलरी, वहां प्रेजेंट होता है इंटर कैलरी। अब उसको डायग्राम से समझो, देखो, ये आपको दिख रहा होगा ये वाला एरिया, यहाँ पर एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, एपिकल मेरिस्टम, इस वाले एरिया पे टिप ऑफ द रूट एज वेल एज, सॉरी ये शूट हो गया ऊपर वाला हिस्सा, टिप ऑफ द शूट एज वेल एज टिप ऑफ द रूट, रूट का नीचे वाला हिस्सा होता है टिप ऑफ द रूट, वहां प्रेजेंट है एपिकल मेरिस्टम। लेटर मेरिस्टम प्रेजेंट होता है गर्थ, ये वाला गर्थ, यहाँ पे प्रेजेंट होता है लेटर मेरिस्टम, इसका एक और नाम है कैम्बियम। इंटर का प्रेजेंट होता है इंटरनोड, जहां पे भी नोड्स निकल रहे होते हैं, इंटरनोड्स लीव्स वगैरह के इंटरनोड्स, तो वहां प्रेजेंट होता है इंटर कैलरी मेरिस्टम। बात समझ में आ गई, ओके। आगे बात करते हैं हम लोग, देखो, अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यू पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा का काम क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड, पानी का, सॉरी फूड का स्टोरेज करेगा सर ये, और कुछ अमाउंट की फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कराता है, एक स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराता है, प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराता है। बट कॉलिनकाइमा का सोली फंक्शन है, इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों चीज ये प्रोवाइड कराता है सोली कॉलिनकाइमा। एंड स्क्लेरेनकाइमा हार्डनेस, हार्डनेस वगैरह प्रोवाइड कराता है हमारा
स्क्लेरेनकाइमा जो हार्ड होता है टिश्यू होता है स्क्लेरेनकाइमा की वजह से। जो आपने देखा होगा कोकोनट एज वेल एज कैश्यू नट वॉलनट कितने टाइट होते हैं इनके कवरिंग ऊपर वाले, ये यहाँ पर क्या प्रेजेंट था, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पैदा हो जाइलम। जाइलम क्या करके चलता है सर, इट कैरीज वाटर, ये पानी कैरी करके चलता है, पानी वाटर। अब पानी कहाँ से कहाँ, इट कैरी वाटर कहाँ से कहाँ, ये पानी लेके जाता है जमीन से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, सिर्फ और सिर्फ जमीन से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वेरस फ्लोएम का क्या काम है, ट्रांसपोर्ट फूड, फूड कैरी करके चलता है फ्लोएम। अब जाइलम अगर पानी नीचे से लेके जा रहा है ऊपर तक तो मतलब यही डायरेक्शन, तो यूनि डायरेक्शनल फ्लो होता है, सिंगल डायरेक्शन। वेरस खाना कहीं से भी ट्रांसफर हो सकता है, कैरी मतलब ट्रांसपोर्ट हो सकता है, या तो नीचे से खाना ऊपर आ सकता है, ऊपर से खाना रोड्स पे भी जा सकता है। सो फ्लोएम यूनि डायरेक्शनल, नो सो फ्लोएम इज बाई डायरेक्शनल, दैट इज टू वे फ्लो। एंड जाइलम का वन वे फ्लो। अब स्टोमेटा में बात कर लेते हैं। स्टोमेटा का काम है रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस, गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो स्टोमेटा की वजह से ही होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ये स्टोमेटा का, ये चार्ट समझ में आ गया। हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पूरा कंप्लीट हो चुका है इसी चार्ट में। हमको थोड़ा सा डिस्कस करना है आप परमानेंट टिश्यू के बारे में और। ठीक है, ओके। अब देखो, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ आपके लिए एक डिफरेंस बनाना है मेरे को। सबसे पहले पैरेनकाइमा, फिर है हमारे पास कॉलनकाइमा, फिर है हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट ये है, इसके जो सेल्स होते हैं पैरेंकाइमा, ये लिविंग सेल होते हैं। कैसे होते हैं, लिविंग सेल, सारे के सारे जिंदा होते हैं। वहीं पे कॉलनकाइमा के भी लिविंग सेल्स होते हैं, जिंदे सेल्स। एंड स्क्लेरेनकाइमा होते हैं डेड सेल्स, कैसे सेल, डेड सेल्स। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट जो है पैरेन्काइमा में, इसमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। कैसे इंटरसेलुलर होते हैं, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस, जगह काफी होती है इनके बीच में। देखिए ये है पैरेन्काइमा सेल, ये है पैरेन्काइमा सेल। ठीक है, ये है हमारे पास कॉलनकाइमा, और ये है स्क्लेरेनकाइमा, ये स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो ये स्पेस काफी होती है इनके बीच में, काफी ज्यादा स्पेस होती है बीच में। ठीक है, एंड यहाँ पर लेस इंटरसेलुलर स्पेसेस, लेस इंटरसेलुलर स्पेसेस कंपेयर टू पैरेन्काइमा, कंपेयर टू पैरेन्काइमा। और स्क्लेरेनकाइमा में होते हैं, these are having very less, मतलब they are tightly, ऐसे लिखो, they are tightly packed, they are tightly packed, no intercellular species, no intercellular spaces। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे आप लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट में कि इफ इफ क्लोरोफिल, अगर क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, if chlorophyll is present in parenchyma, then it is known as, then it is known as क्लोरेनकाइमा। क्या कहते हैं तब इसे, क्लोरेनकाइमा। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है पैरेन्काइमा तो उसे क्लोरेनकाइमा कहते हैं। ठीक है, और इफ इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, देखो इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म a special parenchymatic, parenchymatic tissue is present, tissue is present, उसको कहते हैं हम लोग एरेनकाइमा, देन इट इज नोन एज एरेनकाइमा। जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपने देखे होंगे, जो एक्वाटिक में प्लांट्स होते हैं, एक्वाटिक प्लांट जो होते हैं हमारे, वो फ्लोट कर रहे होते हैं पानी के अंदर। वो फ्लोट क्यों होते हैं, क्योंकि उसके अंदर पैरेनकाइमा टिश्यू तो है, बट उसको आप लोग कहते हैं जब एरेनकाइमा टिश्यू उसके अंदर प्रेजेंट है। ए स्टैंड्स फॉर एक्वाटिक, ए स्टैंड्स फॉर एरेनकाइमा, ऐसे कर लें। नाउ नेक्स्ट इज कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा में कुछ ऐसा अलग से कुछ स्पेशल टिश्यूज नहीं होते, बस यहाँ पे सिर्फ कॉलेनकाइमा होता है और इनका काम होता है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। और पैरेन्काइमा का काम है स्टोरेज ऑफ फूड। एंड स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, दीज आर डेड टिश्यूज। अब
इनके पास एक वैक्सी कोटिंग होती है, वैक्सी कोटिंग होती है, उसका नाम है लिग्निन। लिग्निन जिसकी वजह से ये हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं, इस लिग्निन की वजह से। ये लिग्निन इनके पास केमिकल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये इतने हार्ड होते हैं। तो हार्ड कवरिंग होती है इस लिग्निन की वजह से होती है। ठीक है, तो समझ में आ गए तीनों। ओके, अभी एक काम करते हैं, दो टिश्यू और हमारे पास रह गए हैं, फ्लोएम और जाइलम के बारे में और डिस्कस करना है। देखो हमने क्या क्या कर लिया, हमने पेरिस्टेमेटिक कर लिए, हमने परमानेंट कर लिया, वो भी सिंपल परमानेंट। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे लिख लो जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के भी टाइप्स होते हैं, और वो टाइप्स के नाम आपको लिखना है अभी। पहला होता है जाइलम में, पहली बात तो बताओ, इसका वन वे फ्लो होगा या टू वे फ्लो होगा? पहला सर इसका वन वे फ्लो होगा सर, रूट से प्लांट तक जाएगा तो वन वे फ्लो है सर इसका। ठीक है, और फ्लोएम का सर है टू वे फ्लो, दो डायरेक्शन में जा सकता है, टू वे फ्लो। जाइलम के बाद वन वे फ्लो का एक और इसके पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है इसका जाइलम पेरेंकाइमा, जाइलम पेरेंकाइमा। नेक्स्ट होता है ब्रैकीट्स। नेक्स्ट होता है वेसल्स। नेक्स्ट होता है जाइलम फाइबर। यहाँ पर होता है हमारे पास फ्लोएम पेरेंकाइमा। यहाँ पे नेक्स्ट होता है हमारे पास कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स। यहाँ पे एक और टाइप होता है सीव सेल्स, सीव सेल्स। एंड एक और होता है सीव ट्यूब। फिर यहाँ पे होता है फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर। अब इसमें याद रखना, जो जाइलम पेरेंकाइमा है सिर्फ ये होता है लिविंग, बाकी सब होते हैं डेड। अब ये सब आपको इंपॉर्टेंट है कि जाइलम पेरेंकाइमा लिविंग है, बाकी सब डेड है। और यहाँ पे जो डेड है, यहाँ पे सिर्फ डेड है फ्लोएम फाइबर, ये डेड होता है। एंड बाकी सब जितने भी अदर्स हैं ये सब होते हैं लिविंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन लिविंग है कौन डेड है और किस किस का कौन सा पार्ट है, आपके लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट। इसमें डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है किसका पर्टिकुलरली क्या फंक्शन है। ठीक है, बेसिक आपको फंक्शन याद होना चाहिए जाइलम एंड फ्लोएम का। नेक्स्ट, अब यहाँ बात करते हैं एनिमल टिश्यू। हमारे पास प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो चुका है, हम लोग मूव करने वाले हैं एनिमल टिश्यू। किस बात करेंगे? एनिमल टिश्यू पे। अब इसमें पहला है जो एनिमल टिश्यू में, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं एपिथीलियम। एपिथीलियम टिश्यू इसको कहते हैं हम लोग एपिथीलियम टिश्यू। इसका पहला पार्ट है इसी में, एपिथेलियम टिश्यू में पहला पार्ट है। एक सेकंड में सोच रहा हूँ कि एनिमल टिश्यू नेक्स्ट पेज से करूंगी, काफी ज्यादा स्पेस ले लेगा ना, नेक्स्ट पेज से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, एनिमल टिश्यू, एनिमल, एक सेकेंड। ठीक है, अरे आज एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू में आता है हमारे पास एपिथेलियम टिश्यू। सबसे स्टार्टिंग है एपिथेलियम, एपिथेलियम टिश्यू। देन इसके बाद अब यहाँ से डिवीजन होता है एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू पहला डिवीजन है आपके पास सिंपल स्क्वैमस। क्या नाम है? सिंपल स्क्वैमस। देन नेक्स्ट है अपने पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। देन नेक्स्ट है अपने पास क्यूबॉइडल। सबके लास्ट में एपिथेलियम तो है, जैसे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम।
नेक्स्ट है अपने पास कॉलमनर। नेक्स्ट है सीलिएटेड कॉलमनर। एंड लास्ट है अपने पास टॉल एपिथेलियम। जो एपिथेलियम टॉल है। ठीक है। अब आपको इसमें क्या पढ़ना है कि ये टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है एपिथेलियम टिश्यू। आपके बेसिकली एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है जो आपकी स्किन पे होते हैं एपिथेलियम टिश्यू, ये होते हैं बेसिकली सारे के सारे एपिथेलियम टिश्यू। अब आपको ये पढ़ना है कि कहाँ कहाँ ये टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले सिंपल सा करना, प्रेजेंट एट, ये कहाँ का प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट होता है आपके पहले एल्वोलाई ऑफ लंग्स। एल्वोलाई ऑफ लंग्स, लंग्स पे प्रेजेंट होता है, उसके एल्वोलाई पे। बाउमन्स कैप्सूल, बाउमन्स कैप्सूल हम लोग पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस में, ये क्या होता है, एक्सक्रीशन का पार्ट है किडनी का। बाउमन्स कैप्सूल में प्रेजेंट होता है। एंड ये और प्रेजेंट होता है ये ब्लड कैपिलरी, यहाँ पे ब्लड के कैपिलरीज। ठीक है। ये यहाँ यहाँ प्रेजेंट होता है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट एट स्किन। कहाँ का, स्किन पे प्रेजेंट होता है। बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होता है ईसोफेगस, ईसोफेगस में प्रेजेंट होता है लाइनिंग ऑफ वेजाइना, लाइनिंग ऑफ वेजाइना। कॉर्निया ऑफ द आई, कॉर्निया ऑफ द आई, यहाँ यहाँ प्रेजेंट होता है आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। क्यूबॉइडल कहाँ का प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट, तो प्रेजेंट एट जहाँ जहाँ प्रेजेंट होता है सबसे पहले ये प्रेजेंट होता है आपके किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी के ट्यूब्यूल्स में। एंड ये प्रेजेंट होता है डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, यहाँ यहाँ प्रेजेंट होता है। एंड कॉलमनर आपका कहाँ का प्रेजेंट होता है, कॉलमनर आपका होता है एट स्टमक, यूटेरस। ठीक है। एंड लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। एंड सीलेटेड कॉलमनर ये प्रेजेंट होता है आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सीलेटेड कॉलमनर क्या, सीलेटेड कॉलमनर ये आपका कहाँ कहाँ होता है, प्रेजेंट एट ट्रैकिया, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, ये यहाँ प्रेजेंट होता है ट्रैकिया एंड फैलोपियन। और टॉल एपिथेलियम को स्टार करके मान लिखना है, ये प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन पे ये स्पेशल है। ठीक है। और इनके नॉर्मली अगर बोले कोई फंक्शन क्या होता है सर, तो ये फंक्शन किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, फंक्शन क्या होता है इनका, काम होता है एब्जॉर्प्शन करना न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है। बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन करके ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह को एब्जॉर्ब वगैरह करते हैं। एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन का काम होता है इनका, एब्जॉर्प्शन, मेनली एब्जॉर्प्शन। ठीक है। ओके। ये हो गया हमारा एनिमल टिश्यू कंप्लीट। एनिमल टिश्यू में आपको और कुछ नहीं याद करना होता, इतना ही आपको पढ़ना होता है बस, एनिमल टिश्यू में कहाँ पे प्रेजेंट होता है कौन सा टिश्यू। अब नेक्स्ट है अपने पास मस्कुलर टिश्यू। क्या है, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में डिवीजन करेंगे हम लोग फिर से फ्लो चार्ट के हिसाब से। पहला होता है वॉलेंट्री, या फिर इसका एक और नाम है स्ट्रेटेड, या फिर इसका एक और नाम है स्केलेटल। ठीक है। इसका वॉलेंट्री का अगला है इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। इसका एक और नाम है स्मूथ मसल। क्या नाम है, स्मूथ मसल। और ये अनस्ट्रेटेड होता है, अनस्ट्रेटेड। ठीक है। ये इसका एक और नाम है। एक और आपके मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, उनका नाम है कार्डिक मसल। क्या है, कार्डिक मसल। ये आपकी, ये स्ट्रेटेड भी होती है, स्ट्रेटेड। ठीक है। और मस्कुलर टिश्यू, जो मस्कुलर टिश्यू होता है इस पे आपका स्पेशल प्रोटीन होता है, एक स्पेशल प्रोटीन होता है इस पे, एक स्पेशल प्रोटीन होता है इस पे, प्रेजेंट होता है स्पेशल प्रोटीन, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ठीक है, ये याद रखोगे, स्पेशल प्रोटीन होता है इसको कहते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन।
एंड स्टडी ऑफ मसल को क्या कहते हैं, मायोलॉजी, क्या कहते हैं, मायोलॉजी। अब देखो, पहला है वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मतलब जो आप लोग मन चाहे हिला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने हाथ को हिलाना हो, पैर को हिलाना हो, तो ये मेरे कंट्रोल में है। मेरे माइंड के हिसाब से मैं अपने इनको मूव कर सकता हूँ, तो दे आर वॉलेंट्री। ठीक है, अब ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पहली है इसकी, लिखोगे आप, लॉन्ग, लॉन्ग होती है, सिलिंड्रिकल होती है, ठीक है, अनब्रांच होती हैं, इनकी कोई ब्रांचेस नहीं होती, एंड दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, इनके पास मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं, मल्टीपल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं, प्रेजेंट एट हैंड्स एंड लेग्स, ठीक है, यहाँ पे आप मूवमेंट कर सकते हो, तो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। अब जो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल होती हैं, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली बात, ये होती है लॉन्ग, ये सिलेंड्रिकल शेप की नहीं होती, स्पिंडल शेप की होती है। कैसे शेप की होती है, स्पिंडल शेप। एंड ये भी अनब्रांच होती हैं, और ये होती है यूनी न्यूक्लिएटेड। क्या होती है, यूनी, एक से, ये होती हैं यूनी न्यूक्लिएटेड। कौन सी न्यूक्लियस के होते हैं इनके पास, सिंगल न्यूक्लियस होता है, यूनी न्यूक्लियस, ठीक है, यूनी न्यूक्लिएटेड। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं, दे आर प्रेजेंट एट, ये स्मूथ मसल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं, आपके आईज के एरिस पे हो गया, वहाँ प्रेजेंट होती है ना। और ये आपके प्रेजेंट होती हैं जैसे कि स्टमक ऑर्गन्स पे हो गया, है ना। ये जहाँ जहाँ आपके डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ वहाँ सारी की सारी ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। अब है नेक्स्ट इज कार्डियक मसल्स। इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे आर लॉन्ग, दे आर सिलेंड्रिकल, दे आर ब्रांच। कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है, मतलब इनके ब्रांचेस होते हैं। दे आर ऑल्सो यूनी न्यूक्लिएटेड। और कहाँ पर होती है ये, हार्ट में होती है। अब ये इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड। एक सेकेंड, ये होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मल्टी न्यूक्लिएटेड। एंड ये अनब्रांच होती है, ठीक है, ये स्पिंडल शेप की होती है। एंड ये यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है, ये अनब्रांच होती है। ये ब्रांच होती हैं, और ये यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये हर बार यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना। इसका एक डायग्राम देख लो। देखो, ये है हमारे स्केलेटल मसल्स। कौन से, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यूज, स्केलेटल है, ये है स्केलेटल या वॉलेंट्रिकल, ठीक है। मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं इनके पास। और ये है स्पिंडल शेप की मस्कुलर, जिनको हम लोग कहते हैं स्मूथ मसल्स, कहते हैं स्मूथ मसल्स। और लास्ट वाली जो आपको दिख रही है, ये है कार्डियक मसल्स, ये है कार्डियक मसल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है, एक सेकेंड, नेक्स्ट हम लोग को अब पढ़ना है, अब हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, हेडिंग डालो, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले हम लोग को अगेन चार्ट में पढ़ना है इसे। पहला आता है कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड, ठीक है, क्योंकि ब्लड इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट, बोन्स, बोन्स एक कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एडिपोज टिश्यू, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास एरियोलार, एरियोलार भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास कार्टिलेज, कार्टिलेज भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ब्लड को भी इसके बाद डिस्कस करेंगे डिटेल में, पहले बोन्स कर पढ़ने हैं। बोन्स भी आगे दो जाकर डिवाइड हो जाती हैं, एक होता है टेंडन, और एक होता है लिगामेंट। लिगामेंट मतलब जब बोन बोन से कनेक्ट हो रही है, बोन टू बोन, तो उसको कहेंगे लिगामेंट। एंड जब बोन मसल से हो रही है, बोन जब मसल से कनेक्ट हो रही है, तो उसको कहेंगे टेंडन। अब बताओ किस में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी, सर टेंडन में। टेंडन हैज मोर फ्लेक्सिबिलिटी, टेंडन हैज मोर फ्लेक्सिबिलिटी, टेंडन के पास सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। उसके पीछे रीजन ये है कि इसके पास एक टिश्यू, एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इसको कहते हैं मैट्रिक्स। इसके पास मैट्रिक्स की प्रेजेंस होती है, मैट्रिक्स प्रेजेंस, इसकी वजह से इसका फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। और इसके पास, टेंडन के पास लेस फ्लेक्सिबिलिटी, लेस फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। हाँ, एडिपोज का मतलब
जो इट स्टोर्ड अंडर स्टोर्ड फैट, फैट को स्टोर करके रखता है ये एडिपोज टिश्यू। ठीक है, एडिपोज जो फैटी इंसान होते हैं, हेल्दी होते हैं थोड़े बंदे, उनके पास एक एडिपोज टिश्यू होता है। एरियोलर, ये कनेक्ट करता है, इट कनेक्ट स्किन विथ मसल्स, स्किन को मसल से कनेक्ट करके रखता है। ये इंपॉर्टेंट है, किसको किससे करता है, कनेक्ट स्किन विथ मसल। कार्टिलेज सॉफ्ट टिश्यू होता है, सॉफ्ट टिश्यू होता है, और ये प्रेजेंट होता है, इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट कहाँ होता है, प्रेजेंट एट, ये प्रेजेंट होता है लैरनेक्स, ईयर, नोज, ईयर, नोज एंड फेरनेक्स। ये यहाँ सिर्फ यहीं पे प्रेजेंट होता है मेन, तो आपको नाम याद रखना है, लैरनेक्स, ईयर, नोज, फेरनेक्स, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है कार्टिलेज। एंड कार्टिलेज बनता किससे, मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। सर, प्रोटीन और शुगर से मिलके बनता है कार्टिलेज। ठीक है, ये याद रखोगे। ओके, तो आपका ये कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे डल हो जाता है। अब हम लोग को पढ़ना है ब्लड, हमको पढ़ना है ब्लड। तो हेडिंग डालो ब्लड, हेडिंग डाल दो ब्लड। ठीक है, पहली बार ब्लड को स्टार्ट करेंगे। आपकी ब्लड का पीएच क्या होता है, तो ब्लड का पीएच मैंने आपको केमिस्ट्री में कराया था 7.4, 7.4 होता है ब्लड का। रफली आपकी बॉडी में रफली 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। कितना ब्लड होता है, 5 से 6 लीटर ब्लड, जो कि अराउंड 10% ऑफ योर बॉडी होता है। ठीक है, ब्लड के पास एक पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन केमिकल एलिमेंट, केमिकल एलिमेंट। ये किससे बना रहता है, ये बना रहता है आयरन से और प्रोटीन से। ठीक है, इसका बना रहता है आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब ब्लड का कॉम्पोजिशन देखते हैं। ब्लड मेनली दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला होता है प्लाज्मा, नेक्स्ट इज आपके अदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर इसमें आते हैं आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी का नाम आपको याद रखना है, एराइथ्रोसाइट कहते हैं हम लोग इसे, क्या कहते हैं, एराइथ्रोसाइट, एराइथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को कहते हैं हम लोग ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स को कहते हैं हम लोग थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। एक और चीज, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स दोनों, ये दोनों नॉन न्यूक्लिएटेड है, मतलब इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, नॉन न्यूक्लिएटेड है। वहीं पे डब्ल्यूबीसी न्यूक्लिएटेड है, डब्ल्यूबीसी के पास खुद का न्यूक्लियस भी होता है। अब प्लाज्मा, रफली 55% ऑफ योर ब्लड, 55% ऑफ योर ब्लड में प्लाज्मा ही होता है। अब प्लाज्मा किसका बना रहता है, या उसके अंदर होता क्या, तो 90% प्लाज्मा में होता है वाटर, वाटर होता है 90%। 10% रिमेनिंग होता है आपके पास सॉल्ट, प्रोटीन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन एंड हिस्टोन, हिस्टोन एक्सेप्ट। ये आपके मेन मेन प्रोटीन्स आपके प्लाज्मा में होता है। अब इनके काम क्या होते हैं आपको वो याद रखना है। देखो, सॉल्ट और प्रोटीन का तो आपको पता ही है। फिब्रिनोजन का काम आपको याद रखना है, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है फिब्रिनोजन। और नॉर्मली में पता ही है कि प्लेटलेट्स भी करता है, बट फिब्रिनोजन भी ब्लड क्लॉटिंग में आपको हेल्प करता हुआ दिखेगा, कुछ ना कुछ हेल्प आपकी ब्लड क्लॉटिंग में करता है फिब्रिनोजन। ठीक है, ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन ये क्या करता है, इट मेंटेन्स ऑस्मोटिक प्रेशर, इट मेंटेन, ये मेंटेन करके चलता है आपके ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर, एक प्रेशर मेंटेन रहे आपकी बॉडी में, आपकी ब्लड का मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। एल्ब्यूमिन का काम है एक्ट एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, एक्ट एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। अगर कोई वायरस वगैरह आ जाता है तो ये भी हेल्प करता है, डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, बॉडी के अंदर। अब एक पॉइंट और है, प्लाज्मा के अंदर ही लिखोगे कि इफ, इफ अगर मैं बोलूं इफ प्लाज्मा विदाउट फिब्रिनोजन है, अगर प्लाज्मा में फिब्रिनोजन नहीं है, तो हम लोग उस वक्त उसको कहते हैं हम लोग सीरम, हम लोग वर्ड यूज करते हैं सीरम। देन द ब्लड इज नोन एज, प्लाज्मा इज नोन एज सीरम। ठीक है, अगर प्लाज्मा में फिब्रिनोजन नहीं है। और एक और बात, एक एंटी कोगुलेंट एजेंट होता है, एक एंटी कोगुलेंट एजेंट होता है आपके प्लाज्मा में, जिसका नाम है हेपेरिन। क्या नाम है, हेपेरिन।
ये क्या करता है, ये आपके बॉडी के ब्लड को जमने नहीं देता, जमने नहीं देता, एंटी कोगुलेंट, उसको जमने से रोकता है ब्लड, उसको कहता है हेपेरिन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना सबसे पहला टॉपिक आरबीसी, आरबीसी के बारे में सबसे लेते हैं। ठीक है, पहले आरबीसी का शेप जो होता है बाई कॉनकेव होता है। कैसा शेप होता है, बाई कॉनकेव, ये ऐसा करके शेप होता है बाई कॉनकेव। दूसरा, अगर आरबीसी का शेप ऐसा है तो इसको हम, इस बीमारी को कहते हैं हम लोग सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ANAEMIA, है ना। और इस शेप को कहते हैं सिकल सेल शेप। आपकी लाइफ स्पैन जो होती है आरबीसी की, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी वो होती है करीबन 90 से 120 दिन। ठीक है, उसके बाद आपके मेल में जो आरबीसी प्रेजेंट होता है 5 मिलियन पर लीटर, 1 लीटर में 5 मिलियन आरबीसी होते हैं। फीमेल में, वहीं पे फीमेल में होते हैं 4.5 मिलियन पर लीटर, ये होते हैं आपकी फीमेल में। अगर आरबीसी, इफ आरबीसी कम है आपकी बॉडी में, तब आपको बीमारी होती है एनीमिया, तब बीमारी को कहते हैं उसको एनीमिया, अगर आपके आरबीसी कम है बॉडी में। ठीक है, आरबीसी जो फॉर्म होते हैं, आरबीसी फॉर्म्ड इन, कहाँ पे बनते हैं, बोन मैरो में, बोन मैरो में आपके आरबीसी बनते हैं। ठीक है, कहाँ पे बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं। एंड आपके आरबीसी जो मरते हैं, डेथ जहाँ पे मिलती है, वो होते हैं स्प्लीन में जाके। कहाँ पे होते हैं, स्प्लीन, स्प्लीन लिवर के पास होती है, नियर बाय लिवर, और इसी को कहते हैं हम लोग ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप अपने आरबीसी को पानी में डाल दोगे तो सॉल्यूशन आपको ऑप्टेन होते हैं, 3 टाइप के सॉल्यूशन आपको ऑप्टेन होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आपको मिलते हैं, और वो सेम है जो मैंने सेल में कराए थे, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। ठीक है, हाइपो का मतलब क्या होता है, स्वेल, और हाइपर का श्रिंक, एंड आइसो का नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, नेक्स्ट, आप जो देते हैं 1 यूनिट ब्लड, जब आप ब्लड डोनेट करते हो उसमें कितना आपका खून होता है, 450 ml। ठीक है, 450 ml आपका उसमें ब्लड होता है, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा आरबीसी कंप्लीट। इतने आरबीसी आपको याद रखना है, इतना इंपॉर्टेंट है आपके आरबीसी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डब्ल्यूबीसी, हेडिंग डालो डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं ग्रेनुलोसाइड, जिनके पास ग्रेनुलो प्रेजेंट है, ग्रेनुल्स प्रेजेंट है, और एक होते हैं अग्रेनुलोसाइड। ग्रेनुल किस काम में होते हैं, ये हेल्प करते हैं आपकी बॉडी के मैकेनिज्म में, आपकी बॉडी के बचाव में, डिफेंस मैकेनिज्म, ग्रेनुल्स इसे इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रेनुल्स। ठीक है, और जो ग्रेनुलोसाइड्स में, इसमें फर्दर अब क्लासिफिकेशन है। पहला आता है, पहला आता है इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल। दूसरा आता है बैसोफिल। तीसरा आता है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। अग्रेनुलोसाइड्स में आते हैं लिम्फोसाइट, नेक्स्ट इज मोनोसाइट। प्रॉपर्टीज देख लो, मोनोसाइट जो होता है लार्जेस्ट, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट या फिर बोलूंगा बिगेस्ट डब्ल्यूबीसी होता है। और न्यूट्रोफिल जो होता है ये मोस्ट अबंडेंट होता है, मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है आपका डब्ल्यूबीसी। इओसिनोफिल का काम होता है टू रेजिस्ट इन्फेक्शन, टू रेजिस्ट इन्फेक्शन, जो पर्टिकुलरली आपकी बॉडी में डब्ल्यूबीसी लड़ते हैं, वो पर्टिकुलरली इओसिनोफिल लड़ता है, रेजिस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, बैसोफिल जो होता है, बैसोफिल होता है ये लीस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी, लीस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी। लिम्फोसाइट है आपका स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी। ठीक है, आप एक नोट करके लिखना, नोट करके लिखना कि इफ न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइड work together to kill virus, then it is known as phagocytosis, phagocytosis। ठीक है, नोट करके लिखना। और अगर आपकी बॉडी में डब्ल्यूबीसी कम है, आपके सॉरी, अगर आपकी बॉडी में डब्ल्यूबीसी हाई नंबर है, ज्यादा हो गए, देन आपको बीमारी होती है, इसको कहते हैं ब्लड कैंसर। क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर या फिर ल्यूकेमिया।
ल्यूकेमिया। अगर आपकी बॉडी में डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो गए, ज्यादा प्रोड्यूस हो गए, तो आपको बीमारी होगी ब्लड कैंसर। ठीक है, ये ज्यादा होने पे होती है, और आरबीसी कम होने पे एनीमिया होती है, याद रखना ये चीज। ठीक है, और आपको एक रेशियो याद रखना है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में। अगर आरबीसी, अगर मैं बोलूं, अगर आरबीसी, अगर डब्ल्यूबीसी 1 है, तो आरबीसी वहां पे 600 होंगे। ये रेशियो आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को अब डिस्कस करना है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट का मतलब प्लेटलेट्स। इसमें ज्यादा नहीं है। प्लेटलेट्स का पहला काम क्या होगा? हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, इसका में आ रहा है ब्लड क्लॉटिंग। सेकेंड, प्लेटलेट जनरली आपकी बॉडी में कितने होने चाहिए? 1.5 लाख से 3 लाख पर लीटर। ठीक है, प्लेटलेट जहाँ बनते हैं, प्रोसेस जहाँ पे फॉर्म होते हैं, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन जहाँ पे बनते हैं उस तरीके को जिससे फॉर्म होते हैं, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट, उसको कहते हैं हम लोग मेगा कार्योसाइट्स। क्या कहते हैं? मेगा कार्योसाइट्स। ठीक है, इसके प्रोसेस को कहते हैं मेगा कार्योसाइट्स। ठीक है, समझ में आ गया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ओके, अब लास्ट में हमारा न्यूरॉन रह गया। ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखो, न्यूरॉन मतलब नर्वस टिश्यू, उसमें होता है न्यूरॉन। ये जो होते हैं थ्रेड लाइक, इनको कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। इसके अंदर होता है न्यूक्लियस। इस पूरी बॉडी को कहते हैं बेसिकली एक्सॉन, यहाँ तक। सो क्या कहते हैं? एक्सॉन। उसके बाद ये जो शीत है, आउटर कवरिंग है, इसको कहते हैं माइलिन शीत। इसके अंदर इसको सेल को कहते हैं श्वान सेल्स, कहते हैं शायद श्वान सेल्स। और ये नोड है जो कनेक्ट कर रहा है दूसरे, इसको कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। और लास्ट में होता है एक्सन टर्मिनल। एक्सन टर्मिनल, ये एक्सन स्टार्ट हो रहा था, इसका एक्सन टर्मिनल। अब इसके बाद ना यहीं पर एक और न्यूरॉन अटैच हो जाता है, सेम टू सेम ऐसा ही। तो इस जंक्शन को कहते हैं, जंक्शन को कहते हैं जहाँ पे अगला न्यूरॉन अटैच हो, उसको कहते हैं हम लोग सिनेप्स। इस जंक्शन को क्या कहते हैं? सिनेप्स। और न्यूरॉन आपकी बॉडी में मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स चल रहे हैं, ताकि आपके मैसेज को ट्रांसफर किया जाए। मैसेज को क्या काम होता है? कि मैसेज को ट्रांसफर फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं, आपको ब्रेन तक लेके जाते हैं आपके मैसेज को। और ये सिग्नल्स कैसे होते हैं कि ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। कैसे सिग्नल्स होते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, मैकेनिकल सिग्नल नहीं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आ गया था मैकेनिकल सिग्नल्स के फॉर्म में लेके चलते हैं, नहीं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में मैसेज को कैरी फॉरवर्ड लेके चलते हैं। ये क्लियर हो गई बात? ओके, तो यहाँ पर आपका चैप्टर होता है खत्म। पूरा टिश्यू आज आपका हो गया खत्म। और आपको थोड़ी बड़ी वीडियो हो गई है ये, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इसको अच्छे से देखो, नहीं समझ में आए फिर से देखो। जितनी बार देखोगे उतना ज्यादा आपको क्लैरिटी और कॉन्सेप्ट उतना ही ज्यादा हो जाएगा। सो जय हिंद एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। जय हिंद।